नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको बाबर के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। 1526 में भारत की राजनीतिक अवस्था अत्यंत दयनीय थी। दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। पूरे भारत में अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हो चुका था। इनमें आपसी एकता एवं संगठन न होकर आपसी प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्य की भावना थी। ये सदैव एक दूसरे को पराजित व अपमानित करने का कार्य करते थे। किसी भी महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी के लिए ऐसी स्थिति काफ़ी उपयुक्त थी। भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने सही ढंग से किया है। उनके शब्दों में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था। शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प वाले आक्रमणकारी के लिए उसकी विजय एक अनायास शिकार थी। स्वयं बाबर ने भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन अपनी आत्मकथा तुजूक बाबरी में किया है। बाबर के अनुसार हिंदुस्तान की रानी दिल्ली है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के समय से लेकर फिरोज शाह के समय तक हिंदुस्तान का अधिकतर भाग दिल्ली के सम्राटों के अधिकार में रहा। उस समय जब मैंने देश विजय किया, 5 मुस्लिम राजा और 2 काफिर शासन कर रहे थे। यद्यपि यहाँ पहाड़ी तथा जंगली प्रदेशों में छोटे छोटे तथा महत्वहीन अनेक राजा और राय थे, किंतु ये मुख्य और एकमात्र महत्वपूर्ण थे। बाबर ने जिन 5 मुस्लिम राज्यों और 2 काफिर राज्यों का उल्लेख किया है, वे थे दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा, बंगाल तथा विजयनगर और मेवाड़। हम सर्वप्रथम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली पर लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन था। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमज़ोर पड़ चुकी थी, साम्राज्य सिकुड़कर छोटा हो चुका था, तथापि अभी दिल्ली भारत की राजनीति की धुरी थी। प्रत्येक महत्वाकांक्षी शासक दिल्ली पर अधिकार कर भारत का सम्राट बनना चाहता था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी अयोग्य शासक था। उसकी नीतियों, क्रूरता व हठधर्मिता ने अफगान सरदारों को उससे विमुख कर दिया। 2 महत्वाकांक्षी अफगान अमीरों आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य है मेवाड़। बाबर के भारत आक्रमण के समय मेवाड़ पर राणा सांगा का शासन था। वह एक महान योद्धा था। उसके सैनिक गुणों और वीरता की कदर सभी तत्कालीन शासक करते थे। उसके पास एक विशाल सेना थी। सभी राजपूत शासक उसकी वीरता का लोहा मानते थे। विलियम्स के अनुसार राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। 80,000 घोड़े, सर्वोत्तम कोटि के 7 राजा तथा 104 सरदार, 500 युद्ध के हाथी सहित युद्ध क्षेत्र में उसका अनुसरण करते थे। मालवा में खिलजी वंश का महमूद द्वितीय शासन कर रहा था। उसके शासनकाल में राज्य की संपूर्ण शक्ति मेदिनी राय के हाथों में पहुंच गई थी। राणा सांगा से महमूद का संघर्ष हुआ। राणा सांगा ने मालवा के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। आंतरिक विद्रोह के कारण भी बाबर के आक्रमण के समय मालवा राज्य की स्थिति दयनीय बन चुकी थी। गुजरात 1421 में गुजरात दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था। इस राजवंश का संस्थापक जफर खां था। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक सुल्तान महमूद बेगड़ा हुआ। इसका उत्तराधिकारी मुजफ्फर शाह द्वितीय था, जो बाबर का समकालीन था। यह एक महत्वाकांक्षी व योग्य शासक था। अब बात करेंगे बंगाल की। फिरोज शाह के शासनकाल में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य था। बाबर का समकालीन बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह का पुत्र नुसरत शाह था। वह बंगाली साहित्य का संरक्षक और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने अनेक विद्वानों को
अपने राज दरबार में आश्रय दे रखा था। बंगाल की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हुए बाबर लिखता है कि बंगाल में वंश परंपरा के अनुसार गद्दी प्राप्त करने की प्रथा बहुत कम थी। जो व्यक्ति राजा का वध कर गद्दी हत्या लेता, उसे ही प्रजा राजा के रूप में स्वीकार कर लेती थी। बंगाल की जनता राजा के प्रति नहीं बल्कि सिंहासन के प्रति वफादार थी, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन के पश्चात बंगाल में वंश परंपरा से गद्दी मिलने लगी। नुसरत शाह को गद्दी वंश परंपरा से ही प्राप्त हुई थी। सिंध और मुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सिंध स्वतंत्र हो गया। बाबर के आगमन के समय सिंध और मुल्तान पर शाह हुसैन राज्य कर रहा था। खानदेश। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात खानदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया और यहाँ के सूबेदार मलिक रजा फारूकी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। बाबर के आगमन के समय मोहम्मद प्रथम खानदेश का शासन था। बहमनी राज्य। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इस राज्य की स्थापना की। यह राज्य बरार से दक्षिण में कृष्णा नदी तक विस्तृत था। इस वंश के शासक क्रूर व धर्मांध थे और उनका सुदूर दक्षिण के हिंदू राज्य विजयनगर से सदैव संघर्ष होता रहता था। 1481 में प्रधानमंत्री महमूद गवां की हत्या के बाद बहमनी राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। बहमनी राज्य का अंतिम राजा कलीमुल्ला शाह था। विजयनगर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरी और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह राज्य कृष्ण नदी के दक्षिण में था। इस राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय था, जो बाबर का समकालीन था। पुर्तगाली यात्री पेजी तथा ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने विजयनगर के वैभव तथा शक्ति का विवरण दिया है। इन राज्यों के अतिरिक्त सुदूर उत्तर में कश्मीर और पूर्व में उड़ीसा के राज्य थे, जिनका उत्तर भारत की राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। 1339 में लोहार वंश के हिंदू शासक को समाप्त कर शाह मिर्जा ने कश्मीर में इस्लामी राज्य की स्थापना की थी। कश्मीर का सबसे प्रभावशाली सुल्तान जैनुल आबदीन था। उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ की स्थिति बिगड़ती गई। राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अनवर संघर्ष एवं षड्यंत्र होते गए। राज्य की स्थिति अत्यंत ही कमजोर हो चली। बाबर के आगमन के समय कश्मीर का सुल्तान मोहम्मद शाह था। जौनपुर का राज्य सिद्धांत के रूप में लोधी राज्य का एक भाग था। इसी प्रकार पंजाब भी लोधी राज्य का एक प्रांत था और वहाँ लोधी सूबेदार दौलत खां लोधी शासन कर रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर के भारत आगमन के समय भारत राजनीतिक रूप से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में एकता का अभाव था। धन्यवाद विद्यार्थियों। हम अगले वीडियो में खानवा के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे।